वित्तीय बाजार की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है ये वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, शेयर बाजार और सेबी लास्ट में। पूरे चैप्टर में बताऊं बेटा शॉर्टकट में, तो पहले ही बता देता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपका सेबी का पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे मैंने हमेशा से कहा आपको कि बेटा कोई ना कोई टॉपिक कभी ना कभी किसी न किसी साल में आया जरूर है। तो सभी टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस अगर दी जाए तो बेटा वो सेबी को दी जाएगी, और इसमें सेबी के कार्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपने सुना है तो वहां पे कोई गलत काम ना हो, कोई गलत ट्रेडिंग ना हो, उसके लिए सेबी को नियुक्त किया गया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें ये रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, चेक करती है हर एक कंपनी को कि उनकी ट्रेडिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। खैर ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है पढ़ने में। लेकिन हम बात करते हैं बेटा वित्तीय बाजार की। स्टार्टिंग हमारी वित्तीय बाजार से होगी। वित्तीय बाजार में आपको अवधारणा, कार्य, प्रकार, ये 3 चीज आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो वित्तीय बाजार बेटा होता क्या है? अब जैसे किसी भी बाजार की अगर हम बात करें, जैसे आपका मार्केट, बाजार का मतलब क्या हुआ? मार्केट हुआ। तो ये आपको चैप्टर बेटा ये है चैप्टर नंबर 10 वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो जैसे संडे मार्केट में आपको छोले भटूरे मिलते हैं, आपको कपड़े खरीदने को मिलते हैं, है ना, सामान खरीदने के लिए जाते हो, तो वैसे ही वित्तीय बाजार में आपको यहाँ पर पैसों का लेन देन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंपनियां आती है, कंपनी को पैसा चाहिए और कंपनियां यहाँ पर अपने शेयर इश्यू कर देती है, डिवेंचर इश्यू कर देती है, जिसके थ्रू वो पब्लिक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से पैसा इन लोगों से ले सकती है। तो जहां पैसों का लेन देन हो, जहां पे इनकी जो प्रतिभूतियां, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज कहते हैं हम, प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, उसे हम बोलते हैं वित्तीय बाजार। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इस बात को समझें तो बेटा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। लेट सपोज कि ये एक कंपनी है और इसको चाहिए पैसा। अब वो पैसा बैंक से भी ले सकती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लो या पब्लिक कह लो। आप ये इन दोनों से पैसा लेना चाहती है। तो पैसा लेने का तरीका क्या है कि भैया इनसे तो पैसा ले लेगी और बदले में क्या दे देगी? इनको शेयर या डिबेंचर दे देगी। देखो डॉक्यूमेंट तो कुछ ना कुछ देना होगा। अगर पब्लिक ने इनको पैसा दिया तो क्या प्रूफ है कि पब्लिक ने पैसा दिया? तो उसके लिए वो क्या कर देते हैं, एक कागज का टुकड़ा बना के दे देते हैं, एक कागज जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस पर्सन ने, फलाने ढिमकाने ने इतने पैसा दिया, और ये होता है शेयर और या फिर डिबेंचर्स होगा। अब शेयर डिबेंचर में फर्क क्या होता है? देखो अगर ये मालिक बनने के पर्पज से पैसा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेयर। आप कह लो शेयर इन कैपिटल, पूरा नाम आप ये बोल सकते हो कि कैपिटल में इनका हिस्सा है। लेट सपोज इसकी है 10 लाख करोड़ की कैपिटल, वैसे इतनी होती नहीं है, बट लेट सपोज कि 10 लाख करोड़ की कैपिटल है, तो उसमें 10 रुपए का हिस्सा इसका भी है, तो इसलिए बोलते हैं शेयर इन कैपिटल। तो शेयर दे दिया। लेकिन अगर ये पब्लिक कहते हैं कि नहीं भैया हमें हम आपको लोन देते हैं, सिर्फ हम कोई मालिक वालिक नहीं बनना चाहते, हम आपको लोन दे रहे हैं और चुपचाप से हमें 5 साल बाद या 10 साल बाद हमें वो पैसे वापस कर देना, और जब तक वापस नहीं करते तब तक हमें इंटरेस्ट चाहिए भाई उसके ऊपर। जैसे बैंक में होता है हमेशा, आप बैंक में जाते हो, पैसा जमा करते हो और बैंक आपको साल का इंटरेस्ट दे देता है 3-4%, और साथ में आप वो पैसा निकाल भी सकते हो। सेम फैसिलिटी कंपनी भी दे देती है कि हाँ डेली बेसिस पे पैसा नहीं निकाल पाते, वो एक अलग बात है। तो ऐसे में पब्लिक कहती है कि भैया ये लो पैसा, मैंने आपका एज अ लोन दिया है, आप इस पे हमें इंटरेस्ट भी दो, और प्लस 5 साल बाद या 10 साल बाद जो भी टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये पैसा वापस भी चाहिए। तो इस कंडीशन में डिबेंचर दे दिए जाते हैं। डिबेंचर शेयर्स बेटा कोई भारी भरकम वर्ड नहीं है, एक सर्टिफिकेट टाइप का ही होता है। जैसे अगर आप कभी क्लास में 1st, 2nd, 3rd कभी आए हो तो जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही एक कागज होता है जिसके ऊपर सारी चीजें लिखी होती हैं। उसी को हम या तो शेयर बोल देते हैं या तो डिबेंचर बोल देते हैं। तो शेयर और डिबेंचर का जो लेन देन जो होता है बेटा, इन्हीं को प्रतिभूतियां भी कहेंगे। इनका जो लेन देन होता है उस मार्केट को बोलते हैं बेटा वित्तीय बाजार। क्या बोलते हैं बेटा? वित्तीय बाजार। अब वित्तीय बाजार को बेटा, अब चलो मैं आपको अब चैप्टर के अंदर ही ले जाता हूं कि वित्तीय बाजार है क्या। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा, इसका अभिप्राय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों, जो मैं कह रहा था प्रतिभूति बेटा, वो यही है जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं विनिमय करता है। उत्पन्न का मतलब क्या होता है बेटा? उसको क्रिएट करता है।
एक नई नई कंपनी आई है, उसको पब्लिक से पैसा चाहिए, तो वो शेयर्स के साथ क्या करेगा भाई, नया शेयर बनाएगा तभी तो उसको देगा। तो उसको बोलते हैं उत्पन्न करना। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, जो पहले से ही क्रिएट हो चुके हैं। जैसे मैं एक कंपनी हूं, या लेट्स सपोज एक टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने शेयर पहले से ही इश्यू कर रखे हैं सन 2010 में, ठीक है। अब 2020 में कोई पर्सन वो शेयर खरीदना चाहता है, तो जैसे रामलाल ने खरीदे थे 2010 में, तो अब टाटा कंपनी और शेयर इश्यू नहीं कर रही है, तो उसको जरूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लेट्स सपोज कोई गोपाल बाबू है, तो वो राम बाबू से वो शेयर्स खरीद लेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं विनिमय करना। तो फिर लोग आपस में शेयर परचेस करते रहते हैं, और मेन यही काम आपको स्टॉक मार्केट को देखने को मिलता है, स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, जिनको आप पूंजी बाजार भी कहते हो या कैपिटल मार्केट कह लेते हो। स्टॉक मार्केट एक ही चीज है बेटा, अलग अलग नाम है लेकिन सामान एक ही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा वित्तीय संपत्ति क्या है, तो बेटा वित्तीय संपत्ति का मतलब क्या है बेटा, अंश, ऋण पत्र, खजाना, बिल, कमर्शियल पेपर आदि, ये सारी चीजें क्या हो जाती है बेटा, आपके संपत्ति हो जाती है। वित्तीय संपत्ति कह लो, या इनको आप प्रतिभूति कह लो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह लो, सिक्योरिटीज कह लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है। तो अगर ये डेफिनेशन भी अगर आप बेटा याद करके लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, अब बात आ जाती है कि बेटा वित्त की मांग और पूर्ति कैसे होती है, क्यों होती है। देखो, मार्केट में पैसा क्यों चाहिए, बिजनेस को पैसा क्यों चाहिए, पहला पॉइंट, मांग क्यों चाहिए, या कौन करता है मांग, ठीक है। दूसरा, उसकी पूर्ति कौन करता है। तो अगर हम देखें बेटा बिजनेस में, अगर आप वित्तीय बाजार की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बेटा पैसों की मांग कर कौन रहा है। तो बेटा मांग करने वाले ये सारे लोग हैं, व्यापारी, उद्योग, कृषि। अब आप कहोगे सर व्यापार उद्योग में फर्क है। बेटा व्यापार में आपका लेन देन होता है, सेल परचेज होता है। उद्योग में वो चीज बनाई जाती है, उद्योग में बनेगा तभी तो व्यापार में बिकेगा, ठीक है। कृषि, सरकार, ये सभी लोगों को पैसा चाहिए। वित्त का ये मांग करते हैं, ये डिमांड करते हैं फाइनेंस की कि भैया पैसा हमें दे दो, ठीक। लेकिन इन लोगों को पैसा कौन देता है, तो बेटा पैसा देने वाले लोग, उनको हम बोलते हैं बेटा पूर्तिकर्ता, जो वो पैसा देते हैं। फैमिलीज, आपकी फैमिली, हमारी फैमिली, जो हम बैंक में जमा कर देते हैं, कई बार हम शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं, तो परिवार हो गए। वित्तीय संस्थाएं हो गई आपकी, व्यापारिक बैंक हो गए आपके, बीमा कंपनियां हो गई आपकी, विदेशी विनियोजक हो गए। विदेशी विनियोजक का मतलब हो गया जो फॉरेन, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अदर कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम बोलते हैं विदेशी विनियोजक। तो पैसा देने वाले ये लोग हैं और पैसों की डिमांड करने वाले ये लोग हैं। और बेटा ये दोनों लोग जहां मिलते हैं जिस मार्केट में, उस मार्केट को बोलते हैं वित्तीय बाजार, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी अगर आपको चाहिए घड़ियों की या जूतों की, तो आपको कहाँ जाना होता है, सीपी जाना होता है। आपको कहाँ जाना होता है बेटा, एसएन मार्केट जाना होता है, सरोजनी नगर मार्केट जाना होता है। तो वैसे ही अगर आपको पैसों का लेन देन करना है, वित्तीय प्रतिभूतियों का लेन देन करना है, तो आपको वित्तीय बाजार जाना पड़ेगा। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा आ जाता है यहाँ पे कि वित्तीय बाजार के कार्य क्या क्या है बच्चे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वही इसके कार्य होते हैं। तो बचतों को गति प्रदान करना एवं अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाना। अब देखो बड़ा भारी भरकम वर्ड, ये सेंटेंस हमने पढ़ लिया कि वित्तीय बाजार के कार्य क्या है। तो सिंपल सा पॉइंट क्या था कि जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा है वहां से पैसा ले लो और उनको दे दो जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सरकार की कोई जरूरतें हो। तो उसको हमने क्या नाम दिया, बचतों को गति प्रदान करना। बचतों का मतलब हो गया बेटा सेविंग्स जो आपके पास थी, उसको गति प्रदान कर दी। गति का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, कि आपने उनको इस लेवल पे लेकर आ गए कि भैया अब वो रोटेट कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं अपना सहयोग दे रहे हैं इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। अब गति प्रदान कैसे हो रही है, आपने अपनी जेब से पैसा निकाला, दिया बिजनेस को, बिजनेस वाले ने उससे बिजनेस करना शुरू किया। अब बिजनेस करना शुरू किया, कैसे किया होगा भाई, रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, या किसी को सैलरी वैलरी दी होगी, या कोई असेट्स खरीदी होगी, तो वो पैसा कहीं और गया होगा, फिर वो पैसा कहीं और जाएगा। तो इसको बोलते हैं गति प्रदान करना। और ये गति कहाँ प्रदान की जा रही है, अत्यधिक उत्पाद के प्रयोगों की तरफ। तो जो आप पैसा दे रहे हो उससे क्या हो रहा है बेटा, उससे हो रहा है उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं या बिक रहे हैं या खरीद रहे हैं, ठीक है।
मूल्य खोज में सहायक। मूल्य खोज में सहायक का बेटा मतलब क्या है वो समझने की जरूरत है बेटा। यहाँ पर देखो, मान के चलो कि भैया आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास 100 रुपए पड़े हुए हैं। अब पॉइंट ये है कि आपके 100 रुपए की वैल्यू भैया वो आपके लिए तो 100 रुपए है, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए ज्यादा हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न कितना मिल रहा है, राइट। जैसे बैंक में आप पैसा देते हो 100 रुपए और आपको साल के एंड में आपको 103 या 104 रुपए मिल जाते हैं, तो बैंक की नजर से तो वो 104 रुपए है, लेकिन आपकी नजर से 100 रुपए ही थे। लेकिन बैंक ने उसके महत्व को समझा और उसने उसमें उसको 4 रुपए और ऐड कर दिए साल के एंड में। वैसे ही आज जब आप बिजनेस की तरफ अगर आप देखते हो तो भाई बिजनेस को पैसा चाहिए उस टाइम पे, तो आपके अगर जेब में अगर 10 लाख पड़े हैं तो भैया बैंक जो कंपनी है सामने वाली उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो आपके 10 लाख के बदले आपको 11 लाख दे 1 साल के बाद। तो इससे बोलते हैं मूल्य खोज में सहायक। आपकी जो सेविंग्स है उसकी वैल्यू पता करने में आपको हेल्प मिलती है वित्तीय बाजार में, कि भाई आप अपना सूटकेस भर के लेके गए बाजार में कि भैया ये पैसा किसको चाहिए जल्दी बताओ। आप भैया अलग अलग पर्सन अलग अलग कंपनी आपके सामने होगी जो आपको 12% रिटर्न दे देगी बाद में, कभी हो सकता है कोई आपको 50% दे दे, हो सकता है कि कोई इतनी अच्छी कंपनी है जिसको पैसे की बहुत जरूरत है बस, लेकिन उसका जो मॉडल है काम करने का वो इतना तगड़ा है कि वो आपको 400% रिटर्न दे दे। तो अल्टीमेटली आप अपनी सेविंग्स के लिए बेटा मूल्य खोज सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करना। बेटा वित्तीय बाजार का मतलब ये हो जाता है कि अगर बाई चांस किसी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिए, डिवेंचर्स खरीद लिए, तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि आपने एक बार खरीद लिया, अब जब आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो अब वो आपको पैसा नहीं मिल रहा। तो इसलिए वित्तीय बाजार एक ऐसी सुविधा देता है, एक ऐसी जगह प्रदान कर देता है जहाँ पे अगर आपको पैसा चाहिए अभी और आपने अगर 2 साल बाद या 2 साल पहले या अभी 1 महीने पहले अगर आपने किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीदी हो, उनकी प्रतिभूतियां खरीदी हो या उनमें इन्वेस्ट किया हो, तो वो प्रतिभूतियां आप किसी और को बेच सको, क्योंकि कंपनी तो वापस लेगी नहीं अभी, क्योंकि कंपनी को तो वो पैसा चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, तो कंपनी तो वापस नहीं लेगी। बट हो सकता है कोई रामलाल, कोई पप्पू जी जो आपके बाहर बैठे हो, उनको चाहिए वो कि भाई टाटा कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, रिलायंस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो चलो भैया इनके शेयर हम खरीद लेते हैं। तो ये ऐसे लोगों को मिलाने का काम करता है वित्तीय बाजार। तो इससे क्या हो जाता है, वित्तीय संपत्ति में तरलता प्रदान हो जाती है। तरलता का मतलब होता है कि आप कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, व्यवहारों की लागत कम करना। अब बेटा व्यवहारों की लागत कम करने का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन। व्यवहार का मतलब ट्रांजेक्शन होती है बेटा, जो लेन देन होता है इसकी कॉस्ट बेटा कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है, जब आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं बेटा खरीदने की, बेचने की, सभी की सभी आपको एक ही जगह मिल जाती है। आपको पैसा और समय दोनों ही कम खर्च करना पड़ता है। खर्च तो फिर भी करना पड़ेगा भाई, लेकिन कम खर्च करना पड़ता है। अगर आप मुंबई में बैठे हो, अगर आप कोलकाता बैठे हो, तो आपको अभी से पता है कि भैया पूरे इंडिया में उस शेयर का प्राइस क्या है, तो आपने पैसा कितना खर्च किया, बहुत ही कम। लेकिन अगर मान के चलो अगर स्टॉक एक्सचेंज अगर आपका है मुंबई में और अगर आप रहते हो राजस्थान में, तो इस बात आपको राजस्थान से मुंबई पहले जाना पड़ेगा, वहां पे आपको पूछना पड़ेगा कि भैया क्या रेट चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट जो है, वित्तीय बाजार जो है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट, वो आपको एक ऐसी जगह प्रदान कर देता है जहां पे आपकी जो ट्रांजेक्शन की जो लागत है वो बेटा कम हो जाती है, क्योंकि खरीदने वाला बेचने वाला सेम जगह आपको मिल जाता है। अब बात आ जाती है बेटा वित्तीय बाजार के प्रकार, ध्यान रखिए। अब बेटा वित्तीय बाजार बेटा 2 टाइप से बटा हुआ है, एक है मुद्रा बाजार, एक है बेटा पूंजी बाजार। अगर आपने स्कैम अगर आपने देखा होगा हर्षद मेहता का, तो उसमें देखा होगा कि पहले वो पूंजी बाजार स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था, जहाँ पे बियर बुल ये 2 चीजें होती है। देन उसके बाद फिर वो मनी मार्केट में आ जाता है, मुद्रा बाजार में आ जाता है। देखा जाता है हमेशा कि नॉर्मली आप पूंजी बाजार या स्टॉक मार्केट की तरफ ही बहुत ज्यादा आकर्षित होते हो, उसके बारे में हम सुनते रहते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी आती रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा अगर देखा जाए तो बेटा वो मुद्रा बाजार में है, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे पूरा काम करता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है बेटा। अब अगर हम बात करें बेटा पूंजी बाजार की, मुद्रा बाजार को अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम कवर करेंगे बेटा पूंजी बाजार को, स्टॉक मार्केट को। पूंजी बाजार को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्राथमिक बाजार, एक है गौण बाजार। दोनों में ही सेम तरीके के इंस्ट्रूमेंट को इशू किया जाता है, सेम तरीके के इंस्ट्रूमेंट को सेल और परचेज किया जाता है, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स और अदर जो भी होती हैं वो सारी चीजें।
लेकिन इन दोनों के बीच में फर्क क्या है बेटा? फर्क ये है कि प्राथमिक बाजार में कंपनी फर्स्ट टाइम इश्यू करती है नए नए शेयर्स। तो ये सारी चीजें जब पहली बार इश्यू की जाती है तो बेटा वो प्राइमरी मार्केट होती है, प्राथमिक बाजार होता है। लेकिन जब एक बार इश्यू हो चुके हैं, अब दोबारा कोई और पर्सन खरीदना चाहता है उसी शेयर को, तो वो सब सेकेंडरी मार्केट की तरफ चले जाते हैं, जिसको मेन हम स्टॉक मार्केट कहेंगे। ये एक्चुअली में स्टॉक मार्केट होती है, जो आपका सेंसेक्स हो गया, आपका निफ्टी हो गया, जो आप चेक करते रहते हो, तो वो आपका सेकेंडरी मार्केट में काउंट होता है सब कुछ। तो जैसे रिलायंस कंपनी ने एक बार शेयर इश्यू कर दिए तो उसको हम बोलेंगे प्राथमिक बाजार, वो यहाँ पे इश्यू करेगा। देन प्राथमिक बाजार में जिन लोगों ने खरीद लिया, अब जब वो सेल परचेज करेंगे किसी और लोगों के साथ, तो वो सेकेंडरी मार्केट में करेंगे। अब दोनों ही मार्केट में सेम चीजें ही खरीदी और बेची जाती है, ध्यान रखना। फर्क इतना है कि यहाँ पे पहली बार किया जाता है और यहाँ पर जो इश्यू हो चुकी है उनको खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पूंजी बाजार को प्राथमिक बाजार, गौण बाजार के हिसाब से तो भैया ये है क्या चीज, ये रहा। ठीक है, देखो बेटा लिखा क्या है, अगर आप यहाँ देखो बेटा, पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राथमिक बाजार के बारे में लिखा है, यह वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। दीर्घकालीन पूंजी, ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा चाहिए होता है यहाँ पर। और क्या लिखा है, पहली बार बेचा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा प्राथमिक बाजार। इसके अंदर बेटा और पढ़ लेना, आप सारी चीजें अंदर बेटा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ध्यान रखो, बट यहाँ तक काफी था इसका मीनिंग समझाने के लिए। ठीक है, तो ये न्यू इश्यू मार्केट भी हम इसको कह सकते हैं, NIM, इसको हम बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट, क्योंकि इसके अंदर नव निर्गमन बाजार, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम हम इश्यू करते हैं या नए शेयर्स जो होते हैं वो यहाँ पे इश्यू करते हैं। ठीक है, ध्यान रखो। अब आगे की अगर हम बात करें तो बेटा प्राथमिक बाजार की कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो एक बार प्राथमिक बाजार की बेटा कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट होता क्या है। लिखा हुआ है, इसका संबंध नए निर्गमनों से है, तो इसका मतलब नए शेयर से, नए डिबेंचर्स, नई प्रतिभूतियां जब आपको पब्लिकली अगर आपको देनी है, IPO ऑफर करना है, तो बेटा यहाँ पे करोगे। इसका कोई विशेष स्थान नहीं है, ध्यान रखो, ये कोई स्थान नहीं है कि मान के चले कि भाई कनॉट प्लेस में ही बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है। इसमें पूंजी एकत्रित करने की कई विधियां हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैसे इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपने पब्लिक इशू कर दिया, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, आपने निमंत्रण दिया है लोगों को कि भाई आओ और खरीदो हमारे शेयर्स, या ऑफर फॉर सेल, बिक्री का प्रस्ताव कर दिया बेटा आपने डायरेक्ट। आप जो मीडियोकर है, जिनको हम दलाल कहते हैं, या तो आपने उनको डायरेक्ट ऑफर कर दिया कि भैया आओ और उनको बेचो। ठीक है, अब अंदर पढ़ोगे बेटा आपको डीपली समझ में आएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट भी कई बार हो जाती है। प्राइवेट प्लेसमेंट की मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि इस विधि में कंपनियां सिक्योरिटीज को जनता में बेचने के स्थान पर बड़ी वित्तीय संस्थाओं या दलालों को बेच देती है। जैसे LIC को बेच दिया उठा के, भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या दलालों को बेच दिया जाके। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपको कह सकते हैं कि ये बहुत बल्क में खरीदते हैं सारे शेयर्स। ठीक है, राइट इश्यू हो जाता है। राइट इश्यू में बेटा क्या हो जाता है, देखो बेटा पढ़ो, राइट इश्यू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस विधि का प्रयोग वह पुरानी कंपनी करती है जिसने पहले अंश निर्गमित कर रखे हों। जब कोई पुरानी कंपनी नए अंश निर्गमित करती है तो नए अंश बेचने के लिए पहले पुराने अंशधारियों को आमंत्रित करना होता है। मान के चलो कि अगर एक कंपनी है, वो है कंपनी जैसे HDFC बैंक है। ठीक है, उस बैंक को कुछ शेयर्स इश्यू करने हैं। अब उसने इश्यू कर रखे थे रामलाल को पहले, आज से 5-6 साल पहले। अब जब वो दोबारा नए शेयर इश्यू करेगी तो सबसे पहले वो रामलाल को पूछेगी कि भैया तुम्हें खरीदने हैं या नहीं खरीदने, हम एक बार और इश्यू कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं बेटा राइट इश्यू। ठीक है, कि पहले के जो आपके अंशधारी है, पहले के जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, आप सबसे पहले उनको पूछते हो, और अगर उनसे कुछ शेयर बच जाए तो वो आप आगे बेचने के लिए तैयार कर देते हो बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, तो अब नेक्स्ट बेटा IPO हो गया। अब IPO में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस विधि के अंतर्गत कंपनियां अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात इंटरनेट द्वारा जारी करती हैं। ठीक,
और यह गौण बाजार से पहले आता है। ये गौण बाजार से पहले आता है प्राथमिक बाजार। ठीक, गौण बाजार सेकेंडरी मार्केट में क्या हो गया कि जो आपने प्राथमिक बाजार में शेयर पहले से इश्यू कर दिए हैं, अब उन शेयर को अगर फर्दर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बेचेगा या किसी दूसरे पर्सन से खरीदेगा, तो ये सारा काम बेटा होता है आपका सेकेंडरी मार्केट गौण बाजार में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यह वह बाजार है जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है या होता है। पूर्व निर्गमित का मतलब है जो पहले से ही आपने निर्गमित कर दी है बेटा। बात करें बेटा इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा ये। 4 टॉपिक है, 4 पॉइंट बेटा। यह तरलता उत्पन्न करता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जैसे कोई भी कंपनी XYZ कंपनी अगर शेयर इश्यू कर देती है, मैं खरीद भी लेता हूं और 1-2 महीने बाद 1 साल बाद मुझे पैसा चाहिए बेटा, तो उसके लिए मैं फिर कहाँ बेचूंगा? कंपनी ने तो भाई लॉन्ग रन के लिए ही वो शेयर इश्यू करेगी, राइट? वो इतनी जल्दी थोड़ी आपको पैसा दे देगी। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि मुझे कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो वो शेयर खरीदने का इच्छुक हो और वो मुझको उसके बदले में पैसा दे दे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है या ये जो फैसिलिटी है वो बेटा सेकेंडरी मार्केट आपको देती है, जिसमें लिखा है तरलता उत्पन्न करता है। तरलता का मतलब यही है कि आप कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। सेकंड पॉइंट है बेटा, यह प्राथमिक बाजार के बाद आता है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जब शेयर इश्यू होगा तभी तो आप उसको शेयर परचेज करोगे। जब शेयर ही इश्यू नहीं हुआ तो आप उसको शेयर परचेज कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली बात है ये प्राथमिक बाजार के बाद आता है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा इसका? थर्ड पॉइंट है इसका एक विशेष स्थान होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा था स्टॉक एक्सचेंज, मैंने नाम आपको बताया था। स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है, कोलकाता में है, वहां पे आप इसको क्रय विक्रय कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है बेटा, यह नए निवेश को प्रोत्साहित करता है। अब नए निवेश का मतलब क्या है बेटा? वैसे तो बोलना चाहिए कि नए निवेशकों को प्रोत्साहित करता है, लेकिन इसने बोला है नए निवेश को प्रोत्साहित करता है। खैर छोड़ो, क्या लेना देना क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। अंदर जो लिखा है वो पढ़ लेना भाई। मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि हाँ ये इसका मीनिंग होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो बेटा वो ये है कि यह नए निवेशकों को प्रोत्साहित करता है। इससे होता क्या है, देखो मान के चलो कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास 100-200 करोड़ रुपए, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। कंपनी कोई नई कंपनी आई, उस कंपनी का नाम है चंदू हलवाई। लेट्स सपोज चंदू हलवाई आया, और जैसे अग्रवाल स्वीट कॉर्नर बहुत जगह खुले हुए, वैसे चंदू हलवाई की भी दुकानें बहुत जगह खुल गई है। पहले नहीं खुली थी, जब वो आया था तो उसको पैसा चाहिए था और उसने शेयर इश्यू किए, और वो शेयर मैंने खरीद लिए। मैंने 100 करोड़ रुपए उसकी कंपनी में लगा दिए। मैं कहा लो भाई 100 करोड़ रुपए और तुम बिजनेस करो, मैं पीछे बैठा हुआ। अब ऐसे में हुआ क्या, आने वाले 10 सालों में उसने इतना बिजनेस फैला दिया अपने पूरे हिंदुस्तान में कि उसका जो शेयर जो 10 रुपए का हुआ करता था, आज वो 2500 रुपए में ट्रेड कर रहा है। अब मेरे को बेनिफिट हुआ, 230 गुना मेरा पैसा बढ़ गया, या सॉरी जो भी है 250 गुना, या आप एडजस्ट कर लेना भैया, मैथ मेरी थोड़ी वीक है। तो अगर 10 रुपए की चीज अगर 2500 रुपए की हो गई, तो ऐसे में बाकी पब्लिक भी देखेगी कि भाई इस कंपनी जो चंदू हलवाई है भैया, इसके शेयर तो भाई आसमान छू रहे। तो इस तरीके से क्या होता है कि लोग वो शेयर खरीदना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे बेटा? खरीदना चाहेंगे। तो जो अभी तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, जो निवेशक नहीं बन पाए, लेकिन अब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो निवेशक बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये निवेश को प्रोत्साहित करता है, ये नए निवेशकों को प्रोत्साहित करता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको उनको मोटिवेट करता है प्रॉफिट दिखा के। तो फिर लोग मेरे पास आएंगे, कहेंगे कि भैया आपके पास इतने सारे शेयर्स है, एक काम करो कुछ शेयर्स हमें दे दो। आपने 10 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, आप हमें 2500 रुपए के हिसाब से दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर ये 10 सालों में 2500 हो गया तो 20 सालों में पता नहीं कितना हो जाएगा, राइट? तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये नए निवेशकों को या नए निवेश को प्रोत्साहित करता है। क्लियर हो गया फिर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा बेटा वो है हमारा पूंजी बाजार मुद्रा बाजार। दोनों वही का लगेगा, क्योंकि देखो अभी हमने मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ा नहीं है तो इसको डिफरेंशिएट करना बेवकूफी होगी। लेकिन मैं आपको प्राथमिक बाजार गौण बाजार के बीच में बेटा डिफरेंशिएट करना जरूर सिखा देता हूँ। ये है क्या चीज बेटा? बच्चे ध्यान रखना कि ये जो बेस होता है, बेसिस ऑफ डिफरेंस बेटा, ये आपको याद करना है। इसके
बेस पर ही डिफरेंशिएट करना है आपको। अब आप इतने बड़े हो चुके हो, ठीक है, इतना तो आप याद कर ही सकते हो, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट बोले तो बेटा यहाँ पे लिखा है निर्गमन इशू। तो बेटा आपको पता है प्राथमिक बाजार में बेटा नए निर्गमन किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे निर्गमन नहीं किया जाता, यहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है, ध्यान रखना। तो जो निर्गमित हो चुकी है प्रतिभूतियां उनको आप क्या करोगे बेटा, खरीदोगे या बेचोगे, ठीक है। क्रय विक्रय, बाय और सेलिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस बाजार में निवेशक केवल प्रतिभूतियों का क्रय कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। यहाँ पे भाई डायरेक्ट कंपनी देती है, अब कंपनी थोड़ी दोबारा खरीदेगी उन शेयर्स को। तो कंपनी का काम क्या है, कंपनी का काम है भैया यहाँ पे सिर्फ बेचना। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का भैया 1000 हमें शेयर्स बेचनी है, तो भाई आओ खरीदो और निकलो, चलो यहाँ से, ठीक। लेकिन इसमें बेटा क्रय विक्रय दोनों हो सकते हैं। स्पेसिफाइड अगर हम देखें प्लेस है कोई, तो बिल्कुल इसका तो कोई नहीं है, ये तो अपना मुंह से ही बोल देगी तो काम चल जाएगा। लेकिन इसका स्थान होता है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। प्राइस कैसे निर्धारण होता है, तो लिखा है प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भाई सही बात है, कोई कंपनी अगर जैसे मारुति सुजुकी कंपनी है, अगर उसको शेयर इशू करने हैं तो भाई वही प्राइस बताएगी कि मैं कितने में शेयर इशू करूंगी, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। ये कंपनी ही निर्धारित करती है। फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू तो फिर वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिभूतियों का मूल्य मांग और पूर्ति, मैंने कहा था ना डिमांड एंड सप्लाई निर्धारित होता है। पार्टीज की अगर हम बात करें तो कितने लोग शामिल होते हैं, तो बेटा इसमें कितने लोग हैं, कंपनी और क्रेता से दो ही लोग होते हैं। कंपनी होती है और क्रेता होते हैं। कंपनी बेचने वाली होती है, क्रेता खरीदने वाले होते हैं। इसके अंदर बेटा क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है इसमें केवल निवेशक ही आपस में प्रतिभूतियां क्रय विक्रय करते रहते हैं। तो इसमें जितने भी प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे सारे बेटा इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक। तो ये था बेटा टॉपिक हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बाजार मुद्रा बाजार है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो भी बहुत प्यारा चैप्टर है और टॉपिक है, मुद्रा बाजार के बाद बेटा फिर हम इसमें करेंगे बेटा सेबी का, ठीक है, जिसमें हम शेयर बाजार पर ट्रेडिंग कार्यवाही एवं सेबी की जो काम है उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो सेबी का मीनिंग इतना जरूरी नहीं है, और सेबी के तो मैंने आपको बताया था बेटा कि इसके जो कार्य है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। और अगर इसमें अगर टेबल दे रखा होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर ना हाँ बेटा ये सही है। देखो सेबी में इतने सारे पेजेस है, अगर आप उसको ना भी पढ़ो ना तो बच्चे ये पढ़ना बहुत जरूरी है। सेबी के फंक्शन, ठीक है, आपका प्रोटेक्टिव जो फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी जो फंक्शन होते हैं, डेवलपमेंट जो फंक्शंस होते हैं, बड़ा यही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। बाकी सेबी का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें जो दे रखी है किसी काम की नहीं है बच्चे, किसी काम की नहीं है ये। तो सेबी में देखा जाए तो बेटा इसका मीनिंग पढ़ लेंगे हम, और उसके जो कार्य है वो पढ़ लेंगे, वही काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। चलो तो बेटा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करना कोई भी अगर डाउट हो किसी भी तरीके का, ठीक है। और शेयर करो जितना हो सके, इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी, ठीक है। ऊपर नीचे वीडियो हो जाती है बट फिर भी आपको वीडियो मिलती रहेगी बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेटा आपका मुद्रा बाजार, ठीक है बेटा। मुद्रा बाजार के साथ साथ ही हम करेंगे आपका सेबी का टॉपिक, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसी के अंदर बेटा हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा मैं, कि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको छोड़ने नहीं है वो आपको करने अल्टीमेटली ना उसमें आपका पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। उन दो जो भी क्वेश्चन होंगे 3 4 5 6 जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आपको वो सारे के सारे टॉपिक बेटा याद करने हैं, सारे क्वेश्चन वो याद करने हैं। और फिर केस स्टडी तो बेटा जितना ज्यादा करो उतना कम है। और केस स्टडी में बेटा आपको जो इस बुक के जो बैक साइड जो प्रैक्टिस करने के लिए जो केस स्टडी दी जाती है आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है बेटा जो आपको आंसर के साथ दिए जाते हैं, और जो आंसर के बिना है उनको आप बाद में सॉल्व करो जब एक्सपर्ट हो जाओ तब। और बेटा केस स्टडी बेटा सिर्फ तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये चैप्टर अच्छे से आता होगा।
तो चैप्टर्स पे ध्यान दो सबसे पहले, अभी भी टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है। आप चैप्टर्स पे ध्यान दो, देन उसके बाद फिर हम उसको कवर कर सकते हैं केस स्टडी में। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।